सरोकारों के शुभ कार्य होते हैं। आपकी पावन उपस्थिति हम सबके बीच हो। महन परिवार की ओर से आपका आभार अभिनंदन और ये अमर शहीद कणीराम रामदेव स्मारक स्थल पार्क समिति की ओर से आपका आभार अभिनंदन। हम सबके बीच जैसा मैं आपको बारंबार अवगत करा रहा हूँ कि यहाँ पर शिक्षाविद, चिकित्साविद, रक्षाविद, भले वो न्यायविद हो, न्याय व्यवस्था समारोह होगा आगाज और आरंभ वो पढ़ने पड़े वो तो पहले को है ही। आप सबके बीच संप्रेषित साझा करूं उस इतिहास को, स्वर्णिम इतिहास को। मैं क्या कहूँ कि हमने है वो कलमकार रहे हैं कि वो हमेशा सत्य के पक्ष में अपनी कलम उठाते थे और वही इस बात का द्योतक है कि संपूर्ण भले में उनके विरुद्ध में खड़े हुआ पक्ष हो या उनके पक्ष में रहा हो पक्ष हो, सबको न्यायविदों को भी ये पता था कि जिस तरफ से अमर शहीद कणीराम जी कलम उठा रहे हैं वो सत्य का पक्ष है। और अपने फीस के लिए भी, क्योंकि उन्होंने वकालत का जो पैसा था वो आजीविका का नहीं चुना, उन्होंने सेवा का चुना। और आम जनमानस के लिए जो अभावग्रस्त थे, जरूरतमंद थे, उस तबके के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने स्वयं की अपने जब कदम रखा। नीचे तक ऊपर नाम आगो कटे थे, एक नाम की ओर बढ़ाते हो। राजनीति के पक्ष में होते हैं तो आपके प्रति ऊपर लगी आपके ऊपर कटाक्ष होना, आपके विचारों में भूमिका होना स्वाभाविक हो जाती है। मगर शायद वो एक ऐसी शिक्षा और संस्कार के कणीराम जी कि वो जिला कांग्रेस कमेटी में उनके अध्यक्ष रहते भूतल प्रथम विश्व युद्ध के आगोश में समेटा हुआ था। उस दौर में उन्होंने उस प्रकार की उसकी व्यवस्थाएं और भारतवर्ष गुलामी की बेड़ियों में झगड़ा हुआ था। उस समय चारों तरफ जो प्रजामंडल और वहां पर स्वाधीनता की लड़ाई अपने सर्वोच्च चरण पर रही थी। विशेषकर जो ऐसा वर्ग जो अंतिम छोर पर बैठा था, ऐसे व्यक्ति जो उस लड़ाई से वंचित थे, उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए साथ ही आपको अग्रिम पंक्ति में रखा। और विशेषकर सर्वहित में अगर प्राथमिक हित किसी का रखा तो हम आप सब जैसे किसानों के लिए रखा, अन्नदाताओं के लिए रखा। और बहुत कुछ वर्ष उपरांत के कालांतर में 1923 में या कहूँ कि विक्रमी संवत 1979 में तब किलों की ढाणी उदयपुर वाटी के आंचल से और उन्हीं के संबंधी कहूँ या कि संबंधी में वही व्यक्ति होते हैं वास्तव में रिश्ते नाते के जो विचारों से एक होते हैं। हालांकि एक तरह एक तरफ कणीराम जी बड़े ही शांत और सौम्य स्वभाव के थे और कभी भी झुकना नहीं जानते थे। वो अन्याय सहन ही नहीं कर सकते थे। शायद उन्होंने व्यवस्थाएं अपने बाल्यकाल से ऐसी देखी थी कि जब वो बने और जब उन्होंने शिक्षा, उस समय तो शिक्षा विभाग की सीधे में उन्होंने शिक्षक की नौकरी की तो कुछ समय उपरांत ही जब उन्हें प्रताड़ना महसूस हुई, उन्हें लगा ये मेरा रास्ता नहीं है, मैं इस पर चलकर अपने समाज को कुछ विशेष नहीं दे सकता। और जब 1923 और विक्रमी संवत 1979 को जिलों की ढाणी में और स्वर्गीय मुकुंदाराम जी के घर वो चिराग जला और अपने उस कुल में वो ज्येष्ठ सेवाएं देना प्रारंभ किया। विद्यार्थी भवन को उन्होंने अपनी तपोस्थली बनाया, अपनी कर्मस्थली उन्होंने बनाया और वहां से और शिक्षक रहते हुए भी वो जेल गए। वो केवल अपने अधिकारों के लिए, शिक्षकों के अधिकारों के लिए, किसान कमेरे वर्ग के अधिकारों के लिए। हम जब उन दोनों व्यक्तियों की हस्ती पढ़ते हैं और जब 1952 के आम चुनाव होने वाले थे, उस दौर में जब करता हूँ इस भारती को चहुमुखी सुनिश्चित करने की बात करता हूँ, उस दौर में उन्होंने और उनके लिए बड़े बड़े इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया। जहाँ दौर में जहाँ हर तरफ आवाज उठाना भी कहीं न कहीं मौत को आमंत्रण देना था, उस दौर में भी उन्होंने अपने आप को कहीं पीछे नहीं रखा। और जैसा मैं आपको अवगत करा रहा था कि अमर शहीद रामदेव जी कहीं भी अपने आप को अन्याय के विरुद्ध पृथ्वी पुत्रों को, अन्नदाताओं को और अधिक प्रगति को प्रगाढ़ करते हुए इतना बेहतरी का योगदान देते हैं, वो हम सब लोगों के लिए नितांत आवश्यक है। एक संचालक महोदय से निवेदन रहेगा, कुछ कुर्सियां जैसा कि प्रतीत ही है कि हमारे इस अंचल के सिरमौर शहीदों के प्रति जब श्रद्धा का मन से हमें उनके पुष्प अर्पित करने का हमारी उत्सुकता अधिक बनी रहती है, हम आते हैं। अतः है आप कुछ अतिरिक्त कुर्सियां भी संचालक
ಏಡ ದಿಕ್ಕಿನ रामदेव गोदारा स्वयं उस आंचल से आते हैं जहाँ से रामदेव जी प्रभावित थे और उन्होंने निजी सचिव के रूप में सेवा देने के उपरांत उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी और उन्हीं का परिणाम था कि उन्होंने उस समय की किसानों की लड़ाइयों का नेतृत्व पंक्ति में और उस बात कभी भी अगर आप अन्याय के सामने शीश झुका देते हैं तो वो अन्याय अधिक बढ़ता है। उसका अधिकार ही जिम्मेदारी और जवाबदेही का हम अपने आत्मचिंतन और मंथन करते हुए इस समाज को एक ऐसी जरूरत को देकर गए हैं। मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि जब तक समय का प्रवाह होगा, जब तक ब्रह्मांड की सर्वाधिक स्वर्णिम अग्रिम पंक्ति में लिया जाएगा और आज की बड़ी शानदार मेला में बाद एक नई सौगात इस स्मारक स्थल को मिलेगी। मैं समझ सकता हूँ कि इस स्मारक स्थल की दिव्यता और भव्यता और भी अधिक फलदार फलदार पौधों का जब हम ये शख्सियत एक विजय गोपाल जी नाम की शख्सियत हम हमेशा देखते हैं कि जब स्मारक स्थल ये ऐतिहासिक विरासत की खाती हमारी इसीलिए शायद ये स्मारक स्थल ही है जिसके उपरांत के आसपास के सारे स्मारक स्थल इतने चहकने रखने के लिए और यही वो शिलालेख और अभिलेख होते हैं जिनका इतिहास की स्वर्णिम खाती को हम लोग पढ़कर अपने आप हर्षित महसूस करें महसूस करें बहुत ज़्यादा अगर समृद्ध होगा खुशहाल होगा अभी गीत हम सुनेंगे ताकि हम सब लोगों में ऐसी ऊर्जा का दिव्य भव्य रुद्र प्रदान करने वाली ऊर्जा का संस्कार ताकि सयाओं होते हुए गौरवा की भक्ति प्राप्त हो एक ऐसा आगे की बढ़ते हुए चला जाए। बहुत सुंदर ऐसे समस्त बुधाओं में जो भी प्रतिनिधि है उनके व्यक्तित्व की खड़ी विचार ऐसे गणवा के और ज़्यादा काम बोल रहे होगा भी तो आगे रहो मैन साहब तो रहेगी सबकी मेरे बाहर का होते हैं थोड़ी साइड में होकर मार थोड़ा सा आप करो गेल करो गेल ना तिलक लगा दो तिलक लगा दी ना साइड में काट दो अभी थोड़ा सा हो जाओ पीछा जाओ अब आओ वैसा कोई
हो जाता है फिर आपको करना है। डटो एक मिनट डटो एंड साइड में उड़ दियो अपना जाओ थे अलर्ट हो जाओ। हाँ कर दो साहब। भाई साहब हाथ लगाओ कर दो इस साइड हेलो एक टेप है टेप और टेप है और टेप पकड़ दो एक मिनट जाने आओ डॉक्टर साहब एक मिनट पीठ सकती है सुशीला जी आपका दर्शन ज्यादा खुशी खुशी आ जाओ सब लोग इस पर है। और देखिए मनोज जी वो पल जिन पलों की प्रतीक्षा हमें कुछ समय से थी नहीं कर दिया जी। और बहुत अद्भुत ये पावन अवसर इसलिए भी आज बन जाता है कि वो हमारे सिरमौर अमर श्रीमान नरेंद्र जी और उनकी भार्या धर्म पत्नी भी आज इस प्रांगण में हम सब के बीच पहुंच चुके हैं। मैं समझ सकता हूं कि आज का ये दिन ही अपने आप में बड़ा अद्भुत है, महनीय है और इस झुंझुनों के स्वर्णिम इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ देने वाले ये पल हम सब आज जी रहे हैं। और उस विशाल विराट द्वार का लोकार्पण जब उनके चिराग के संग और इस अपनी इस आंचल की मिट्टी की महक साथ साथ महामना डॉक्टर वर्मा जी करते हैं अपने कर कमलों से, तो अपने आप में पूर्ण पांडाल अपने यथा स्थान पर खड़े होकर उस शिक्षा के शिखर कलश से महामना डॉक्टर वर्मा जी का जोरदार गगन भेदी तालियों से स्वागत सत्कार और अभिनंदन करें। और संग में है उनके उस अमर शहीद रामदेव जी साहब के सुपुत्र नरेंद्र जी और उनकी धर्म पत्नी भार्या अर्धांगिनी भी। वो पल और बड़े अनूठे हो जाते हैं। ये महड़ परिवार का एक बड़ा सुंदर समारोह है कि इस झुंझुनों के स्वर्णिम इतिहास को आपने आज 9 मार्च 2025 की अवधि को एक अमिट छाप छोड़ दिया हो। हम सबके बीच जिला प्रमुख महोदया श्रीमती हर्षनी कुलहरी जी भी, मदन जी गिल साहब, आप सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप सब लोगों की पावन उपस्थिति, महड़ परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और ये स्मारक स्थल संयोजक समिति आपका अभिनंदन करती है। मनोज जी मील उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय के अध्यक्ष महोदय, न्यायविद हम सबके बीच हैं। सर्वप्रथम उन दोनों ही महामना के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करने के उपरांत और जी शहीदों का अमर शहीद कणिराम रामदेव, अमर शहीद कणिराम रामदेव। आपकी इसमें है, आप सबकी गरिमापूर्ण उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। मैं स्काउट गाइड स्वयंसेवकों से निवेदन और अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके समस्त संभागियों को पुष्प अर्पित करने के उपरांत यथास्थान पर जलपान की योजना सिद्धार्थ बहन साहब, मनोज जी मील, ताराचंद गुप्ता साहब, विजय गोपाल जी मोटसरा
एक और पढ़ा दो मैं डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी साहब से भी निवेदन करूं कि आप भी पुष्प अर्पित करते हुए मंच को साझा करें। एक ऐसी शख्सियत, क्योंकि हम बात जब अन्नदाता किसानों की करते हैं, आप एक किसान पुरुष होते हुए और किसानों की विज्ञान में अपनी प्रवीणता का प्रचंड संपूर्ण भारतवर्ष पर फहराते हुए श्रीमान बनवारी लाल जी सैनी से निवेदन करूंगा, आप जिले के कप्तान हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं निवेदन करूंगा कि सर आप का प्रतिनिधित्व और जब उस वंश को आगे बढ़ाने वाली सौभाग्य के पल है कि आप अपने ही पूर्वजों को संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणापूर्ण सृजनों में पुष्प अर्पित करते हुए नारी जाति का प्रतिनिधित्व करें। मैं महंत परिवार से भी नारी शक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अगर का जयघोष को उत्साहित करेंगे। अमर शहीद कनीराम रामदेव, अमर शहीद कनीराम रामदेव, अमर शहीद कनीराम रामदेव। धन्य है ये धरा कि जहां पर आपका जन्म हुआ और केवल अल्पायु में ही, और इसीलिए शायद बड़े विद्वजनों ने, इतिहासकारों ने कहा है कि जीवन लंबा होना कारगर सिद्ध नहीं होता, वो यशस्वी होना चाहिए, ओजस्वी होना चाहिए। और ऐसा प्रभावशाली पावन उपस्थिति से बतौर मुख्य मेहमान मंच को सुशोभित करते हैं। धन्य है ये झुंझुनों और ये स्मारक स्थल, जब उन्होंने जब उनकी जीवन गाथा पढ़ेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय सम्मानित सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक महोदय शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार माननीय हरिराम जी महंत साहब, आप आए सर। आप किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। जहां जहां सामाजिक परमार्थ के कार्य होते हैं आपकी पावन उपस्थिति ही, और हम सब आप शहीद रामदेव जी की ये धन्य है मंच की आपका हमें मान सम्मान करने का सौभाग्य मिल रहा। आपकी पावन उपस्थिति और उनकी भार्या श्रीमती जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच को नारी शक्ति के रूप में सुशोभित करें। श्रीमान मनोज जी मील उपभोक्ता संरक्षक के अध्यक्ष महोदय से निवेदन, डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी सर से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच को साझा करें। डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी किसानों के अग्रदूत स्वरूप आपने हमेशा और जब इन दोनों ने तो किसानों के लिए अपना सर्वस्व। श्रीमान बनवारी लाल जी सैनी साहब जिलाध्यक्ष भाजपा, आपसे अनुरोध करूं आप भी मंच को साझा करें। पूर्ण सदन से अनुरोध और आग्रह करूंगा कि धन्य है ये अमर ऐसी, और 9 मार्च 2025 की तिथि ऐसी स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हो और से जो एक संपूर्ण कार्यक्रम श्रीमान नरेंद्र जी महंत साहब के अग्रज सेना में जिन्होंने अपना समर्पण दिया हो, एक बार जोरदार तालियां महंत परिवार के लिए। गुलाब का आप प्रदान करते हुए समस्त मंच का माननीय महंत साहब के परिवार अग्रज और अनुज करके सर्वप्रथम डॉक्टर वर्मा साहब को अपने करकम और आप पुष्प भेंट करते हुए उनसे श्री चरणों में आशीष प्राप्त आप कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार हो जाए हमारे मुख्य मेहमान उस करोड़पति फकीर डॉक्टर वर्मा साहब का, बनवारी जी साहब का, श्रीमान श्रद्धेय नरेंद्र जी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट अनवरत बजे। माननीय मनोज जी मील साहब आपका भी पुष्प से मैं माननीय श्रीमान हरराम जी महंत साहब की अर्धांगिनी जी गिल साहब की अर्धांगिनी का पुष्प प्रदान करते हुए नारी शक्ति, मातृशक्ति जब एक नारी शक्ति का मान सम्मान करती है तो ये मंच और भी अधिक बड़ा सुंदर समारोह हो और एक अद्भुत समारोह और क्यों ना हो। मैं बारंबार आपको अवगत और आगाह कर रहा था कि जब हम बात करते हैं कि हमारे सर्वोच्च शहादत देने वाले सैनिक होते हैं, और लेकिन जब बात करें ऐसे किसानों के अन्नदाताओं में ही अपना इस प्रकार का ओजस्वी जीवन जीकर हम सब लोगों के लिए प्रेरणा पुंज बन गए। परिवार की ओर से हम सब भी उनके आभारी हैं। मैं श्रीमान श्रद्धेय हरराम जी महंत साहब से अनुरोध करूंगा, मदन जी गिल साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच को निमित किया हो। एक बार जोरदार तालियां हम सब के लिए। तारा सिंह गुप्ता साहब समाज सेवी भामाशाह स्मारक स्थलों को और शिक्षा स्थलियों को आप प्रदीप्त करते हैं।
बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। लोकतंत्र की चौथी सीढ़ी भी, ये मीडिया मित्र भी हम सबके बीच से उपस्थित है। इस प्रकार का संचार आम जनमानस तक जाना चाहिए, ये वास्तव में एक सच्ची पत्रकारिता की निशानी। आपका बहुत बहुत आभार। और लीजिए अब अपने शब्दों से उस शिक्षाविद हस्ती को मैं आमंत्रित करता हूं कि सभी आगंतुकों का, अतिथि सबके बीच अपने उद्गारों से कृतार्थ करें। जोरदार तालियां एक बार महज झुंझुनू जिले को सौंपी है। बहुत बहुत आभार। श्रद्धेय मैन साहब आए और अपना उद्बोधन हम सबके बीच शब्दकोश से रखें। मेरे ख्याल से हम सब के ही नहीं, पूरे इस राजस्थान के और मैं ये कहूँ कि भारतवर्ष के एक अद्वितीय पर्सनैलिटी डॉक्टर काशीराम जी, जिले की जिला प्रमुख श्रीमती हरसैनी जी, और सबसे बड़ी खुशी की बात जो आज हम देख रहे हैं, रामदेव जी के सुपुत्र डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी गिल और उनके अर्धांगिनी मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई साहब मदन सिंह जी गिल साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय बनवारी लाल जी सैनी साहब, और इस कार्यक्रम में, इस पार्क में एक अहम भूमिका निभाने वाले, इसके डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाने वाले श्री मनोज जी मील साहब, और जैसा उद्घोषक ने बताया, प्रत्येक सामाजिक कार्यों में अपने भागीदारी निभाने के लिए मशहूर आदरणीय ताराचंद जी गुप्ता साहब, उपस्थित सभी जन समुदायगण, मातृशक्ति, नौजवान साथी। लगता है नौजवानों की तो कमी है, कहने को कह देंगे नौजवान, लेकिन लगता नहीं है कि नौजवानों की भागीदारी कहीं इस प्रकार के कार्यक्रमों में लगे। आदरणीय प्यारेलाल जी ढूकिया साहब, प्यारेलाल जी ढूकिया साहब, आइए यहाँ बैठो। कई 13 मई 2024 को इस प्रांगण में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कुछ प्रस्ताव आए थे इस पार्क के डेवलपमेंट के लिए। आप सभी को मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि हर 13 मई को जो इनका शहादत दिवस है, उस शहादत होती है और उसमें इस पार्क के विकास के लिए चर्चा होती है और इन महान आत्माओं के बलिदान की चर्चा जरूर होती है। 13 मई 2024 को यहाँ मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये प्रस्ताव लिया गया था कि इस साइड में एक गेट बनाया जाना चाहिए और गेट बनकर तैयार हो गया। आज उसका लोकार्पण माननीय डॉक्टर साहब के कर्तव्य द्वारा संपन्न हुआ। मंच पर विराजमान आप सबकी उपस्थिति में मैं इतिहास में तो क्या जाऊं, क्योंकि इनके बलिदान की लंबी गाथा है। बलिदान 13 मई 52 को हुआ था। आज़ादी के बाद भी बहुत कुछ संघर्ष किसानों को करना पड़ रहा था। अधिकांश लोग इस बात को जानते भी हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। 34 प्रकार के लगान जागीरदारों के द्वारा किसानों पर थोपे गए थे, ले रहे थे। आजादी के बाद भी वो क्रम रुका नहीं। खासतौर से शेखावाटी उसका बहुत बड़ा शिकार हुआ। 52 में जब ये तय कर दिया गया राजस्थान सरकार के द्वारा कि किसान अपनी उपज का 1/6 हिस्सा दे दे, अपने उपज का 1/6 हिस्सा दे दे जागीरदारों को,
क्योंकि इसके पहले 1/2 लिया जाता था, आधा लिया जाता था। तो राज्य सरकार ने एक बीच का सा रास्ता निकाला कि एकदम किसी चीज को बंद करना उचित नहीं रहेगा, तो 1/6 के ऊपर समझौता हुआ था। समझौता ने राज्य सरकार ने ऑर्डर जारी किया था और उसमें भी ये बात रखी थी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर लिया जाए। लेकिन जागीरदार लोग जो थे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और न ही ली गई लगान का कोई रसीद देना चाहते थे। रसीद भी नहीं देते थे किसी प्रकार की, क्यों रसीद देते ही तो मेरे विचार से उनका हक बन जाता था, इसलिए रसीद भी नहीं देते। करणी राम जी रामदेव जी ने इस उदयपुर वाटी में, अब एक ज्यादा झगड़ा उदयपुर वाटी में था, बहुत जबरदस्त वहां शोषण था, तो काफी कुछ संघर्ष चला। इन दोनों महान आत्माओं ने नेतृत्व किया किसानों का और किसानों को इस बात के लिए तैयार किया कि हमें आधा नहीं देना है, 1/6 तक हम मान सकते हैं, इसके ज्यादा नहीं देंगे। किसान लोग अपने इस पर थे, अड़े हुए थे। करणी राम जी रामदेव जी उनका नेतृत्व कर रहे थे। जगह जगह मीटिंगें हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, संघर्ष हुए, कितने लोग मारे गए। किशोरपुरा कांड, सोनथ, कैमरी की ढाणी खिरोड़ का कांड, हुकमपरा, चलाना, पता नहीं कितने कांड हुए। ताराचंद जी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और कितनी ही शहादत हुई, बहुत बड़ी शहादतें दे चुके थे लोग। ये अंतिम दौर था जिसमें करो या मरो की स्थिति आ गई थी, करो या मरो की स्थिति आ गई थी। या तो मर, तो लगान से पीछा नहीं छूटता है, मर जाते हैं तो फिर आगे की पीढ़ी का रास्ता साफ होता है। करणी राम जी ने एक बार नहीं, रामदेव जी ने एक बार नहीं, कई बार कहा कि हमारे मरे बगैर, हमारी शहादत के बगैर ये काम होना नहीं है। ये एक बार नहीं, कई बार कहा उन्होंने अपनी मीटिंग में, अपने भाषण में। उनको बार बार धमकियां मिल रही थी इस बात की कि आपका मर्डर होगा, आपका मर्डर होगा। लेकिन वो, आप उदयपुर वाटी छोड़ दो, उदयपुर वाटी के कामों में हिस्सा मत लो, किसानों को जागृत मत करो, आप अलग हट जाओ। लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। एक ही मानस कर लिया कि मरे बिना ये काम होगा ही नहीं, किसानों को उनके खातेदारी अधिकार नहीं मिलेंगे, इस प्रकार का जज्बा था। हुआ भी, मैंने ये बात पढ़ी भी है बुक्स में, और उस वक्त के सबसे अच्छे जानकार व्यक्ति भाग सिंह जी थे, सोनथली के, जो मदन जी और ये ताराचंद जी ये सब जानते हैं। वो यदा कदा उमेद सिंह जी पूनिया के घर आते थे, मैं भी उनसे मिलता था, मेरे से भी कई बार वो मिले। जब वो उस वक्त का वृतांत करते थे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे उनके उस अत्याचार के खिलाफ। बहुत कुछ वो सच्चा वर्णन करते थे उस वक्त कि ये अन्याय हो रहा था, ये हुआ। और आप उस आदमी की हिम्मत देखो कि करणी राम जी की शहादत के पश्चात वो व्यक्ति वहां से पैदल चल करके झुंझुनू रिपोर्ट कर रहा है कि ऐसा कांड हो गया, भाग करके। उस वक्त 13 मई 52 को मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब की उम्र 6 महीने की थी, इनकी बड़ी बहन मनबरी जी की उम्र 6 साल की थी, और एक की बेटे की उम्र 3 साल थी। लेकिन उन लोगों ने तो परिवार की तरफ नहीं देखा, पूरे किसान वर्ग को अपना परिवार माना, पूरे किसान वर्ग को अपना परिवार माना, और उसी मुहिम में वो आगे बढ़े। मैं एक वाकया सुनाता हूं आपको। जागीरदारों ने जोधपुर के डकैत, जोधपुर में उस वक्त डकैतों का बड़ा आतंक था, वहाँ डकैत बहुत होते थे। तो जागीरदारों ने अपने प्लान के तहत जोधपुर से 2 डकैत लाए, सुपारी दी कि इन 2 आदमियों का मर्डर करना है आपको।
उदयपुर वाटी में मीटिंग रखी गई समझौते के नाम से, लेकिन उस दिन संयोग से रामदेव जी वहां नहीं थे, केवल कर्णे राम जी थे और उनके साथ में 1-2 किसान थे, चंद्रा राम जी, भगवाना राम जी उदयपुर वाटी के रहने वाले थे, वो लोग थे। मीटिंग में बैठाया गया कर्णे राम जी को, बातचीत की। कर्णे राम जी आप जैसा कहोगे वैसा ही कर लेंगे, आप जैसा कहोगे वैसा ही कर लेंगे, ये सब बातें हुई वहां। लेकिन भगवान राम जी ने, चंद्रा राम जी ने स्पष्ट कर दिया था कि कर्णे राम जी कुछ नहीं है, ये साजिश है और आपका मर्डर करेंगे ये लोग। कर्णे राम जी ने कह दिया कि हाँ होगा, मैं तैयार हूं। 2-3 दिन का गैप देकर के 13 मई 52 को मीटिंग रख ली चौरा में, और उस मीटिंग के अंदर ये लोग गए। मीटिंग का नाम मात्र था, वो केवल एक धोखा था, कोई मीटिंग नहीं। किसान भी एक तरफ काफी इकट्ठे हो गए थे, एक तरफ जागीरदार खूब इकट्ठे हो गए थे। जागीर जा रही थी इसलिए उनका तो इकट्ठा होना था ही, किसानों के जीवन मरण का प्रश्न था इसलिए उनका भी इकट्ठा होना जरूरी था। वो नेतृत्व का एक बहुत बड़ा आदर्श था। सेठू गुजर का घर वहां था, गुजरों की ढाणी सेठू गुजर का घर, उसमें वो जाकर के 2 चारपाइयों पर दोनों लेट गए थे, कर्णे राम जी, रामदेव जी। सेठू गुजर की बेटी नारायणी ने दूर से आते हुए जागीरदार को, कर्णे राम जी को कहा कि ये दोनों आदमी है, आपके बहुत से आपको मारने के लिए बंदूकों से लैस कई आदमी आ रहे हैं, आप यहाँ से पीछे से भाग जाओ। बोले भागेंगे नहीं भागेंगे। फिर उसने अनुरोध किया कि आपको मैं छुपा दूं कहीं, बोले नहीं। और आतताई आए और दोनों खाट के ऊपर यूं बैठे थे और उनके सीने से गोली निकाल दी गई, लेकिन टस से मस हुए नहीं। वो गोली इस प्रकार की गोली थी कि वो जागीरदारी की प्रथा के सीने में से होकर के निकल गई। उस दिन से वो जागीरदारी प्रथा खत्म। बड़ा भूचाल आया, राजस्थान सरकार हिली और वो 1/6 था उसको भी खत्म कर दिया। काश्तकारों को उनका कानूनी अधिकार दे दिया, पटवारियों का तोलना, साहूकारों का तोलना और जो कुछ भी वो होता था वो सारा बंद, और पटवारियों के थ्रू लगान तय कर दिया गया और उस लगान से उनको, किसानों को पर्चियां दी गई उनकी बाकायदा, उनको खातेदारी अधिकार। उसके बाद किसान स्वतंत्र हुआ, और ये स्वतंत्रता किसानों को केवल उदयपुर वाटी शेखावाटी के क्षेत्र में नहीं मिली, ये पूरे राजस्थान का मामला हुआ। पूरे राजस्थान में मदन सिंह जी खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई टेनेंसी एक्ट क्या था, कैसे इसमें संशोधन हुए। मैंने अपने आदरणीय विद्याधर जी कुलेरे का मेरा जीवन संघर्ष पढ़ा है, उसमें उन्होंने भी टेनेंसी एक्ट में काश्तकारों के हित में कानून में कई संशोधन के प्रस्ताव दिए और वो स्वीकार हुए। दोस्तों, ये सब इतिहास के पन्नों में है। अगर कोई पढ़ना चाहे इनको तो शेखावाटी का जो इतिहास है वो डॉक्टर पेमाराम वनस्थली विद्यापीठ के रिटायर्ड प्रोफेसर ने बहुत अच्छे से लिखा है। हमारे यहाँ के मोहन सिंह जी मोटसरा ने बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया है। एक ब्रजभूषण शर्मा हुए हैं, उन्होंने भी शोध किया है इस पर, उन्होंने भी शेखावाटी के किसान आंदोलन का बहुत अच्छे से वर्णन किया है, किताब है उनकी। और डॉक्टर पेमाराम की तो एक बहुत बड़ी अच्छी बुक है तो वो इंग्लिश में, अग्रेरियन मूवमेंट इन राजस्थान, यूजीसी के सहयोग से छात्रवृत्ति मिली थी और उनको यूजीसी ने उनको वो टॉपिक दिया था कि अग्रेरियन मूवमेंट, किसानों के आंदोलन पर, शेखावाटी पूरे राजस्थान के किसान आंदोलनों के ऊपर, और उन्होंने शोध कार्य किया। राजस्थान में जहाँ जहाँ भी ये किसान आंदोलन हुए, सबसे पहला बिजोलिया कांड, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, गरासिया, मारवाड़, पता नहीं अपना शेखावाटी का, और कितने कितने आंदोलन हुए, कितने कितने अत्याचार हुए, सब आंदोलनों को दबा दिया गया। लेकिन 13 मई 1952 की एक ऐसी नजीर सामने आई कि उसके बाद से वो सारे के सारे एक्ट और वो सब साफ हो गए। सारे
किसानों को उनके हक मिल गए। आज जो भी आज़ादी हम देख रहे हैं, किसानों के जो उनको खातेदारी हक मिले, ये 13 मई 52 के बाद के हैं, इनकी शहादत के बाद। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि मुझे अनुभव हुआ, मैंने कई लोगों से संपर्क किया जब इस कार्यक्रम के लिए, तो मुझे कई लोगों ने तो पूछा कर्णीराम रामदेव पार्क कहाँ है। कई ने पूछा कि कर्णीराम रामदेव जी कौन थे, इनका क्या योगदान था। हर एक अधिकांश को तो मालूम है, लेकिन बहुत सौ को मालूम भी नहीं है कि ये कर्णीराम रामदेव जी कौन थे, कहाँ के थे और ये क्यों प्रसिद्ध हुए, क्यों ये जमीन इनको अलॉट की गई है, क्यों इनका पार्क बना है, बताया भी। आपसे दो अनुरोध करना चाहूंगा। हमारे पास मदन सिंह जी कुछ बुक्स लेकर के आए जो आदरणीय शिवनाथ सिंह जी के द्वारा लिखी गई थी, केवल चौरा कांड के ऊपर है, उसके इर्द गिर्द है। कोई पढ़ना चाहे वो ले सकता है। मेरा निवेदन ये है कि 1 बटेर 5 को पढ़ाए तो इस बुक की सार्थकता होगी। दूसरा, अपने घर में कम से कम ये चर्चा करें कि आज मैं ऐसे कार्यक्रम में गया था, ऐसी महान आत्माओं के कार्यक्रम में गया था जिनका हमारे जीवन के लिए ये अतुलनीय योगदान रहा है। हमारी इस खुशी में उनका कितना बड़ा योगदान, बलिदान, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। ऐसे व्यक्तियों के कार्यक्रम में मैं गया था, पवित्र आत्माओं के लिए। तो ये आप लोग जरूर चर्चा करें। हर 13 मई को शहादत के दिन यहाँ भी कार्यक्रम होता है, चौरा में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। यहाँ छोटा होता है, चौरा में बड़ा होता है, मेले भी लगते हैं उनके लिए। मेरा आपसे आग्रह है कि चौरा जाने वाले चौरा पहुंचे। अगर 13 मई को यहाँ भी आ सकते हो तो यहाँ भी आने का कष्ट करें, बिना बुलावे के, बिना बुलावे के। जब आप 13 मई को आओगे तो और कई शहीद हैं जो गुमनाम में हैं, उनके लिए भी हम चर्चा कर सकते हैं, इनके लिए भी चर्चा कर सकते हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए भी चर्चा कर सकते हैं। इनकी कोई चिरस्थायी स्मारक और बनाने की भी चर्चा कर सकते हैं। आप अवश्य आएं। बुक्स जो ले जाएं वो पढ़ें। मैंने 2-3 बुक्स के नाम बताए हैं, कोई पढ़ना चाहे वो भी पढ़े। अब एक कोई क्वेश्चन कर सकता है कि वो बुक्स हमें मिलें कहाँ से। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को सबको मालूम है कि कौन चीज़ कहाँ मिलती है। अगर कोई चाहेगा आप बुक्स को प्राप्त करना तो कर सकता है, कोई खास बात नहीं। बुढ़ागौड़ जी की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक बुक रखी हुई है, मेरे द्वारा दी गई थी, वो प्रिंसिपल के रिकॉर्ड में दर्ज करा करके मैंने उसको रखवाया था। अग्रेरियन मूवमेंट इन राजस्थान, वो बुक उसके अंदर है। अगर उस साइड के लोग कोई पढ़ना चाहे, अंग्रेजी में है वो, वैसे तो कोई पढ़ना चाहे तो वहाँ से गुड्डा की लाइब्रेरी से ले भी सकता है। और भी मैंने कई प्रिंसिपल्स को उस वक्त दी थी, डॉक्टर पेमाराम जी लाए थे, उनको दी थी। कई लाइब्रेरी में मुझे याद नहीं है, लेकिन गुड्डागौड़ जी वाली तो मुझे स्पेशली याद है। कोई लेना चाहे तो पढ़ सकता है। धन्यवाद के पात्र। थोड़े से बुलावे पर आप आए और अपना अमूल्य समय दिया। हम चर्चा यहाँ केवल और केवल, मेरा अनुरोध है आपसे कि हम जो भी चर्चा करें इन महान आत्माओं के बलिदान की करें, इनके त्याग की करें, इनके समर्पण की करें, इनके शौर्य की करें, इनके मार्गदर्शन की, हमें जो मार्गदर्शन दे करके गए इनकी करें। दुश्मन बुरा होता है लेकिन अनुभव छोड़ के जाता है, अनुभव देता है वो हमें। दर्द देता है निश्चित रूप से, लेकिन अनुभव भी देता है। इतिहास चला गया, व्यतीत हो गया, बीते हुए जमाने पर अब याद रखना ठीक है, रोना ठीक नहीं है।
क्योंकि आज जो हमारे विरुद्ध थे वो आज हमारे साथ भी हो गए, हम भी उनके साथ हो गए। इसलिए अब उन द्वेषताओं को भुलावें और इनके किए गए बलिदान को याद करें। मेरा यही आप सबसे अनुरोध है। आप लोग पधारे, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज पहली बार मैं तो महिलाओं को भी इस कार्यक्रम में देख रहा हूं, बड़ी अच्छी है, अच्छा लग रहा है। आप लोग आए, मैं पुनः आप सबका आभार। यहाँ पहले कई कार्यक्रम हमने किए थे, संख्या आज कुछ ज़्यादा लग रही है हमें अन्य कार्यक्रमों से, 200-250 के बीच में रहती थी, आज संख्या थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा है और कहने को और बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। वक्ताओं से मेरा आग्रह, बोलने वाले आप बहुत हो, मुझे मालूम है आप में ऐसे ऐसे वक्ता बैठे हैं, चाहे वो इधर बैठे चाहे उधर बैठे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, सभी की सबकी भागीदारी आपकी है। संक्षिप्त में इन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि दें। जाते वक्त आपसे आग्रह है कि आप में से प्रत्येक आदमी अगर श्रद्धा सुमन अर्पित करके आ गया है तो बहुत अच्छा, लेकिन जाने से पहले इन महान आत्माओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके ही जाएं। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा कि आप आगे आए, मंच पर आए। मैंने साहब पुष्प प्रदान कर उनका भी मान सम्मान करें। श्रीमान नरेंद्र झुंझुनू, आपसे अनुरोध करूंगा। और देखिए ये ही है, और जब मैं कहता हूं कि दान की अगर सार्थकता अगर हमें सीखनी है तो हम सबके बीच एक साक्षात दिव्य भव्य और द्वार का निर्माण करके, मैं साहब के अग्रज भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता श्री से मैन साहब से आपने अपनी पावन उपस्थिति दर्ज करवाई, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और मैं इस पूरे परिसर पर जो अपनी मूर्तियां प्रतिमूर्तियां हैं, इनके चारों तरफ से लेकर के एक गोलाकार अच्छा टिन सेट बनाने का प्रस्ताव आया था और उसको तुरंत ही बिना किसी सोचे समझे ताराचंद जी भोड़की वालों ने स्वीकार कर लिया। जो अब इसके बाद, पहले ये गेट का हो गया, अब इसके बाद इसका निर्माण होगा। मेरा अनुमान है कि अगली 13 मई को जब हम मिलेंगे तो ये स्थान हमें पूरा मिलेगा। थैंक यू। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण महन परिवार, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस जगह को अस्मरणीय बना दिया है और आपके साथ साथ बामासों की घोषणा शुरू हो गई है। शहीदों की चिता पे लगेंगे हर वर्ष वेले, वतन पे मरने वालों की बाकी यही निशा होगी, बाकी यही निशा होगी। गुणगान उदयपुर वाटी कर करनी राम देव का, गुणगान उदयपुर वाटी कर करनी राम देव का, 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 कर करनी राम देव का। थन धावे से खावाटी कर करनी राम देव का, गुणगान उदयपुर वाटी कर करनी राम देव का। अरे आज उदयपुर वाटी में रमहरी प्यारी से खावाटी में, फिर आई वो करनी राम उदयपुर वाटी में। प्रभु भेजो करनी राम उदयपुर वाटी में। धन धन रह थार माते पिता ने, धन धन रह थार माते पिता ने, कोई धन भोजा सर गाँव में उदयपुर वाटी में। प्रभु
प्रभु भेजो करणी राम उदयपुर वाटी में। अरे धन धन मामा मोहन अजाड़ी, धन धन मामा मोहन अजाड़ी। थन बिये दिया करवाए इसे खा वाटी में। हे दुखियों के भगवान उदयपुर वाटी में। प्रभु भेजो करणी राम उदयपुर वाटी में। अरे मारी गुजर धन याद करें हैं, मारी गुजर धन याद करें। हर रोज सुबह और शाम उदयपुर वाटी में। हर रोज सुबह और शाम उदयपुर वाटी में। अरे गुड्डा उकमपुर पूख नेवरी, गुड्डा उकमपुर पूख नेवरी। है दीपपुरा बदनाम उदयपुर वाटी में। है दीपपुरा बदनाम उदयपुर वाटी में। प्रभु भेजो करणी राम उदयपुर वाटी में। आज उदयपुर वाटी में मारी प्यारी शेखा वाटी में। फिर आई वो करणी राम उदयपुर वाटी में। अरे शेडूर गुजर की ढाणी भी, शेडूर गुजर की ढाणी भी बन गई रे गंगा का धाम उदयपुर वाटी में। बन गई रे गंगा का धाम उदयपुर वाटी में। शेडूर गुजर की लड़की बोली, शेडूर गुजर की लड़की बोली, लुक जा रे मेरी माँ का वीर उदयपुर वाटी में। छिप जा रे मेरी माँ का वीर उदयपुर वाटी में। अरे मरने से बहना डरना नहीं है, मरने से बहना डरना नहीं। मैं बैठा जाजिम ढाल उदयपुर वाटी में। मैं बैठा जाजिम ढाल उदयपुर वाटी में। प्रभु भेजो करणी राम उदयपुर वाटी में। आज उदयपुर वाटी में हरी प्यारी शेखा वाटी में। फिर आई वो करणी राम उदयपुर वाटी में। अरे पहली गोली करनी राम जी के लागी, पहली रे गोली करनी राम जी के लागी। कोई सप देनी छूटेगा प्राण उदयपुर वाटी में। अरे दूजी गोली रामदेव जी के लागी, दूजी गोली रामदेव जी के लागी। कोई तीजी में छूटेगा प्राण उदयपुर वाटी में। प्रभु भेजो करणी राम उदयपुर वाटी में। फिर आई वो करणी राम उदयपुर वाटी में। आज उदयपुर वाटी में मारी प्यारी शेखा वाटी में। प्रभु भेजो करणी राम उदयपुर वाटी में। शहीदों को याद करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे रख के माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो, ना जाओ उनको, तुम भूल ना जाओ उनको। इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। जय हिंद जय भारत।